नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने कहा, निष्ठुर अहंकारी ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को 30 मिनट तक कराया इंतजार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के कलाईकुंडा एयरबेस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ 15 मिनट की बैठक की। बैठक में चक्रवात यास से हुए नुकसान का आकलन किया गया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम ममता बनर्जी का लगभग 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिली और दस्तावेज सौंपने के बाद वहां से चली गई। इसके बाद से भाजपा ममता बनर्जी पर हमलावर है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री के पद का अपमान करने का आरोप लगाया है। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, शुवेंदु अधिकारी समेत कई भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी पर सीएम पद का अपमान करने का आरोप लगाया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने राज्य के लोगों के कल्याण के प्रति कठोर, अभिमानी और सर्वोच्च रूप से बेपरवाह है। उन्होंने अपने तुच्छ व्यवहार से संघवाद को झटका दिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर सीधे प्रधानमंत्री का बहिष्कार करने का आरोप लगाया है। चक्रवात यास ने इस सप्ताह के शुरुआत में पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्य ओडिशा के तटीय इलाकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। अप्रैल मई के विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम ममता बनर्जी की यह पहली बैठक थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूरोपीय मेडिकल संघ ने बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को दी मंजूरी। इस उम्र के बच्चे को लगेगा टीका। जी हां दोस्तों, दुनिया में आने वाली कोरोना की तीसरी संभावित लहर में बच्चों को बचाने की कोशिशें तेज हो गई है। यूरोपीय मेडिकल संघ ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों को दी जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका और जापान में बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हो चुकी है। अब यूरोपीय मेडिकल संघ EMA ने भी 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। EMA की वैक्सीन रणनीति के प्रमुख मार्को कावालेरी ने कहा कि EMA की ह्यूमन मेडिसिन की कमेटी ने शुक्रवार को फाइजर की वैक्सीन को 12 से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए मंजूरी दे दी है। यानी कि दोस्तों अब बच्चों को भी वैक्सीन लग पाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव का दावा, कोरोना के 90% मरीज योग और आयुर्वेद से ठीक हुए। एलोपैथी से इलाज दुनिया का सबसे झूठा इलाज है। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के इलाज और वैक्सीन पर खींचतान के बीच देश के चिकित्सा जगत में सबसे बड़ा विवाद योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के बीच छिड़ा हुआ है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग और मानहानि के दावे के बीच बाबा रामदेव ने सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया। दोस्तों समाचार पत्र दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में बाबा रामदेव ने दावा किया कि एलोपैथी ने सिर्फ 10% गंभीर मरीजों का इलाज किया, बाकी 90% योग आयुर्वेद से ठीक हुए। कोरोना की तैयारियों के बीच कुंभ समेत कई विषयों पर उन्होंने बेबाक जवाब दिए। रामदेव ने कहा कि इलाज इन डॉक्टरों ने किया, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। बीमारी के असली कारण का सिर्फ योग नेचुरलपैथी में इलाज है। सिर्फ इन्हीं डॉक्टरों ने इलाज किया तो हम क्या भंडारा खाने आए हैं? मैं मानता हूं कि इन डॉक्टरों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन यह कहना कि इन्हीं डॉक्टरों ने इलाज किया है यह सरासर गलत है और तथ्यहीन बात है। जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल 70 तक भी पहुंच गया था, उन्होंने भी योग और देसी उपायों से खुद को ठीक किया। इन डॉक्टरों ने गंभीर मरीजों का इलाज जरूर किया। डॉक्टर गुरेलिया कहते हैं कि 90% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं कहता हूं कि 95 से 98% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वे ठीक हुए आयुर्वेद से, योग से और स्वस्थ जीवन शैली से। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मात्र एक डोज से ही खत्म होगा कोरोना। ब्रिटेन में जॉनसन के सिंगल शॉट को मिल गई मंजूरी। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने शुक्रवार को फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री पैट हैंकॉक ने कहा कि इस निर्णय से यूके के सफल कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम को और मजबूती मिलेगी। अब हमारे पास 4 सुरक्षित वैक्सीन हैं जिनके जरिए लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि आने वाले महीनों में सिंगल शॉट वैक्सीन की वजह से वैक्सीनेशन में बड़ा फर्क आएगा। ब्रिटेन ने इन वैक्सीन के 2 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। अमेरिका में हुए ट्रायल के दौरान जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को हल्के और गंभीर कोरोना संक्रमण को रोकने में 72% कारगर पाया गया था। ब्रिटेन ने अब तक 6.2 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए हैं। ज्यादातर वैक्सीन डोज ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और फाइजर की वैक्सीन के हैं। इसके अलावा मॉडर्ना की वैक्सीन को भी अनुमति दी जा चुकी है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईएमए चीफ की रामदेव को नसीहत, कहा अपने बयान वापस ले तभी रुकेगी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर JS जयलाल ने शुक्रवार को कहा कि अगर योग गुरु बाबा रामदेव कोरोना वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ अपने बयान वापस ले लेते हैं तो संगठन उनके खिलाफ दर्ज पुलिस शिकायतें तथा उन्हें भेजे गए मानहानि के नोटिस को वापस लेने पर विचार करेगा। जयलाल ने कहा कि महामारी और इसके उपचार को लेकर आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर निशाना साधकर रामदेव ने दरअसल सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि रामदेव के खिलाफ हमारे मन में कुछ नहीं है, उनके बयान कोविड-19 के लिए टीकाकरण के खिलाफ हैं। हमें लगता है कि उनके बयान लोगों को भ्रम में डाल सकते हैं, उन्हें भटका सकते हैं। यह हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है क्योंकि उनके अनेक अनुयायी हैं। रामदेव द्वारा एलोपैथी तथा न कोविड-19 को लेकर बयान वापस लिए जाने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इसे पूरी तरह वापस लेना ही होगा। जयपाल ने कहा कि अगर रामदेव ऐसे बयान पूरी तरह वापस लेते हैं तो आईएमए उनके खिलाफ पुलिस में दर्ज शिकायतों को तथा उन्हें भेजे गए मानहानि के नोटिस को वापस लेने पर विचार करेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नोटिस में उनसे 15 दिन के अंदर माफी मांगने को कहा गया है और ऐसा नहीं करने पर 1000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति को लेकर कार्यवाही करने को भी कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा देश में कोविड नहीं मोविड फैला। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी को सही ढंग से मैनेज न कर पाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार को महामारी से निपटने के मामले में पूरी तरह अक्षम करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में कोविड नहीं बल्कि मोविड फैला है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी एक्शन लेते तो केवल मोविड होता, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने एक्शन से देश में कोरोना के लिए जगह बना दी। उन्होंने इलाज के इंतजाम करने के बजाय कभी थाली बजवाकर तो कभी पश्चिम बंगाल में बड़ी जनसभाएं करके देश भर में कोरोना फैला दिया। यही वजह है कि वे इस महामारी को मोविड कह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रधानमंत्री को आज तक कोरोना समझ नहीं आया। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं, कोरोना एक बदलती हुई बीमारी है। आप इसको जितना समय और जगह देंगे ये उतना खतरनाक बनता जाएगा। ये दूसरी लहर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसी कारण देश में दूसरी लहर आई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से देश में वैक्सीनेशन की स्पीड काफी धीमी बनी हुई है। देश में वैक्सीनेशन की अगर यही रफ्तार रही तो वर्ष 2024 में जाकर ही भारत की पूरी आबादी वैक्सीनेट हो पाएगी। इसकी वजह से देश में कोरोना की तीसरी, चौथी और पांचवी लहर आने का भी खतरा लगातार बना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने देश में मरने वालों की संख्या काफी कम बताई है। उन्हें मृत्यु दर को छुपाने की बजाय लोगों को इलाज उपलब्ध करवाना चाहिए था। दोस्तों, राहुल गांधी की बातों से आप कहां तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्लैक फंगस की दवा, कोविड से जुड़ी राहत सामग्री पर नहीं देना होगा अब टैक्स। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक हुई। लगभग 7 महीने के अंतराल पर हुई इस बैठक में कोविड और ब्लैक फंगस की चुनौती को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काउंसिल के निर्णयों की जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोविड-19 के उपचार और प्रबंधन में आवश्यक महत्वपूर्ण उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को कोविड से संबंधित उपकरणों के आयात पर जीएसटी छूट को 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस कर छूट का लाभ मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स, अन्य ऑक्सीजन स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन उपकरण, विशेष तरह की दवाइयों, टेस्ट किट और कोविड वैक्सीन के आयात पर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विवादित रहा है सुशील कुमार का इतिहास, कभी पहलवान की आंख फोड़ी तो कभी कोचों को भगाया। जी हां दोस्तों, ओलंपियन पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार का विवादों से रिश्ता कोई नया नहीं है। भारत के गिने चुने पहलवानों में से एक सुशील कुमार की झोली में जितने मेडल गिरे हैं, जीवन भी उतना ही विवादों से भरा रहा है। जिस पहलवान सुशील ने लंदन और बीजिंग ओलंपिक से रजत व कांस्य पदक भारत के नाम किए, वही कामयाब रेसलर आज सबसे ज्यादा विवादों में है। पहलवान
सुशील कुमार के साथ सबसे पहला विवाद वर्ष 2016 में जुड़ा। उस समय पहलवान नरसिंह पंचम यादव ने आरोप लगाया था कि सुशील ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव निकले। इससे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ ने नरसिंह पंचम यादव को रियो ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना था। महासंघ के इस फैसले के खिलाफ सुशील कुमार ने नरसिंह के चयन के खिलाफ ट्रायल बाउट के आयोजन की मांग की। जब महासंघ ने उनकी बात नहीं मानी तो सुशील ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने सुशील की मांग को ठुकराते हुए महासंघ के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट के इस फैसले के कुछ दिनों बाद नरसिंह पंचम यादव डोप टेस्ट में फेल हो गए। नरसिंह यादव ने सुशील कुमार पर उनके खाने में कुछ घोलने का आरोप लगाया, जिसके बाद पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर दिसंबर 2019 को अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। कोर्ट ने वर्ष 2020 की शुरुआत में इस रिपोर्ट पर अपनी मोहर लगाते हुए मामले को खत्म कर दिया। वहीं दोस्तों उनके साथ अगला विवाद 3 बार बिना खेले गोल्ड मेडल जीतने के सवाल पर है। सुशील कुमार को नेशनल चैंपियन बनने के लिए 3 बार गोल्ड मेडल जीतने से पहले वॉक ओवर मिल गए थे। वे बिना कोई बाउट लड़े ही 3 बार गोल्ड मेडल जीत गए थे। कहते हैं कि यह जीत प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से सुनिश्चित करवाई गई थी। वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल के दौरान जब सुशील कुमार ने फाइनल में प्रवीण राणा को हराया, तब राणा ने भी यह आरोप लगाया था कि सुशील के समर्थकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। साथ ही उन्हें आगामी प्रो रेसलिंग लीग में भाग लेने की चुनौती दी थी। वहीं दोस्तों ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त से भी उनका झगड़ा हुआ, जिन्होंने लंदन ओलंपिक में सुशील के साथ देश के लिए कांस्य पदक जीता था। योगेश्वर दत्त छत्रसाल स्टेडियम में ही ट्रेनिंग करते थे। सुशील से विवाद के चलते लंदन ओलंपिक के बाद उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम छोड़ दिया। योगेश्वर दत्त के अलावा अन्य पहलवानों जितेंद्र कुमार और प्रवीण ने भी छत्रसाल स्टेडियम को छोड़ दिया। इसके अलावा वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहलवान बजरंग पूनिया ने भी विवाद के चलते छत्रसाल स्टेडियम छोड़ दिया है। इसके अलावा भी दोस्तों सुशील कुमार का कई सारे मामलों से नाता रहा है, जिनमें कोचों को भगाना, विरोधी खिलाड़ी को चोट पहुंचाना जैसे मामले शामिल हैं। वैसे दोस्तों इस मामले में आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या सुशील कुमार उनको मिली शोहरत को संभाल नहीं पाए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रेगनेंसी के दौरान पैरासीटामोल के इस्तेमाल से अजन्मे बच्चे को ऑटिज्म और ADHD का खतरा। जी हाँ दोस्तों, स्टडी में पाया गया है कि वैसी माएं जिन्होंने फीवर के बिना सिर्फ दर्द से बचने के लिए पैरासीटामोल का सेवन किया, उनके 5 साल के बच्चों के IQ में 3 पॉइंट की कमी देखी गई। दुनिया के सबसे सुखद एहसासों में से एक माँ बनना है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चा दोनों ही बेहतर सेहत के लिए बहुत सी चीजों का ध्यान रखते हैं। ऐसे में अगर आप भी गर्भवती हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हुई एक स्टडी में बताया गया है कि वे माएं जो प्रेगनेंसी के दौरान पैरासीटामोल का सेवन करती है, उनके होने वाले बच्चे का IQ कम होने का खतरा रहता है। इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान पैरासीटामोल लेने से बच्चे में ऑटिज्म, ADHD जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ की लीड रिसर्चर सेल्विना एलिमिनी ने कहा कि हमारी रिसर्च में पहले जैसे ही आंकड़े निकले हैं। इस टीम ने करीब 1,50,000 माओं और बच्चों से जुड़ी 9 स्टडीज का परीक्षण किया, जिसके बाद अनुसंधानकर्ताओं का दावा है कि पैरासीटामोल जैसे एस्टामिनोफिन भी कहते हैं लेने से यूट्रस में मौजूद हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान सिगरेट पीने से भी मां और बच्चे की सेहत पर बुरा असर होता है। अनुसंधानकर्ताओं द्वारा खोजे गए ये नतीजे जर्नल ऑफ हार्मोन्स एंड बिहेवियर में प्रकाशित हुए, जिसमें कहा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान पैरासीटामोल का लंबे वक्त तक इस्तेमाल यानी होने वाले बच्चे में बीमारी का खतरा अधिक है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी के ताज़ा हालात। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 16 करोड़ 90 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 35 लाख से ज्यादा है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक कुल मामलों की संख्या 2 करोड़ 75 लाख को पार कर गई है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 3,18,000 के पार है।
इस महामारी से पिछले 24 घंटे के दौरान 1,86,000 नए मामले सामने आए हैं। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश अव्वल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब फूंक मारकर पता कर सकते हैं कोरोना है या नहीं, सिर्फ 60 सेकंड में मिलेगा रिजल्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस टेस्टिंग को सरल बनाने की कोशिशों के बीच सिंगापुर ने 1 मिनट में सांस से कोविड-19 का पता लगाने वाले उपकरण को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस इक्विपमेंट का नाम ब्रेफेस गो कोविड-19 ब्रेथ टेस्ट सिस्टम है, जिसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने भारत में जन में एक प्रोफेसर की मदद से विकसित किया है। इस उपकरण को NUS की ब्रेथोनिक्स कंपनी ने विकसित किया और यह सांस से कोविड-19 की जांच करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला उपकरण है। दोस्तों कंपनी ने इसी सप्ताह बयान जारी कर बताया कि ब्रेथोनिक्स अब सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। वह ट्यूब चेक पॉइंट पर अपनी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ट्रायल चलाने पर फोकस कर रहे हैं। यहां आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों की अब रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए जांच की जाएंगी। अगर किसी यात्री में इस डिवाइस से कोरोना की पुष्टि होती है तो उसके बाद में RT-PCR टेस्ट करवाकर इसकी पुष्टि भी करवाई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, DRDO की एंटी कोविड दवा 2DZ 990 रुपए में मिलेगी, सरकारी अस्पतालों को मिलेगी छूट। जी हां दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की ओर से विकसित की गई कोविड-19 रोधी 2DZ मेडिसिन की कीमत को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। कोरोना मरीजों के ऑक्सीजन में सुधार करने वाली इस दवा की प्रति पाउच कीमत 990 रुपए तय की गई है। सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकारों को यह दवा रियायती कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, DRDO ने कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से संक्रमित हुए कोरोना मरीजों में कम होते ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करने के लिए कोविड-19 रोधी दवा 2DZ को लॉन्च किया था। इस दवा को कोरोना के साथ चल रही इस जंग में नए हथियार के रूप में देखा जा रहा था। DRDO की ओर से तैयार की गई एंटी कोविड-19 दवा की पहली खेप कुछ दिन पहले ही जारी कर दी गई थी। इस दवा की लॉन्चिंग के समय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, जानिए आज के क्या हैं सोने और चांदी के दाम। दोस्तों आज सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखी गई है। सोने का भाव 527 रुपए की हल्की तेजी के साथ 49,033 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 936 रुपए प्रति किलोग्राम हल्की वृद्धि के साथ 71,866 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 1 जून से मिनी अनलॉक, 8 जून तक लॉकडाउन के बीच दुकानों के खुलने का समय बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स बोले कम केस वाले जिलों को पहले खोले। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कम होते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार 1 जून से मिनी अनलॉक की शुरुआत करने जा रही है। मिनी अनलॉक इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलने वाली है। अनलॉक के पहले फेज में बाजार में सीमित संख्या में दुकानों को खोलने की मंजूरी मिलेगी। गृह विभाग अनलॉक की गाइडलाइन तैयार करने में जुटा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1-2 दिन में अनलॉक की गाइडलाइन को मंजूरी देंगे। दोस्तों राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन जहां कोरोना के मामले कम हैं वहां अनलॉक की शुरुआत होगी। गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक अनलॉक के पहले फेज में रोजमर्रा की जरूरत वाली दुकानों को खोलने की मंजूरी दी जाएगी। किराना और खाद्य सामग्री, दूध, डेयरी जैसी दुकानों के खोलने का समय बढ़ाना तय है। किराना दुकानों का समय भी 6 से 11 है, जिसे शाम 5 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों पहले फेज में एक्सपर्ट्स ने कुछ एक बंदिशें भी हटाने का सुझाव दिया है। इसके आधार पर ही गाइडलाइन तैयार की जा रही है। दोस्तों अनलॉक में एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर और एक गांव से दूसरे गांव में आवागमन पर लगी रोक हट सकती है। निजी वाहनों को शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गाड़ियों को पेट्रोल डीजल के अलावा कौन कौन से ईंधन से चलाया जा सकता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।